ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो होंगी लीनियर, यानी कि डी एक्स और डी टी है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। डी वाई और डी टी आ गया तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। एक्स या वाई वेरिएबल्स आएंगे तो उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी। और आपको पता ही है कि सिस्टम कैसे बनता है कि जैसे देखें, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x-3 = 7, तो ये आपके पास सिंगल इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल। फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास 2x-3y = 7 आ जाए तो दिस इज वन इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो ये सिंगल इक्वेशन है फिलहाल, ये आपके पास सिंगल इक्वेशन है। मगर जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन मज़ीद ज़रूरत पड़ती है इसकी। जैसे ये देखें, आपके पास वेरिएबल्स क्या थे, 2 थे, एक एक्स था और एक वाई थे। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए एक इक्वेशन काफ़ी नहीं है, हमें फिर एक इक्वेशन और चाहिए होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल बनाने होते हैं। ये स्पेशल केस है। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल केस व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। तो अब इसमें एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स हों तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। तो फिर हमें एक इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ती है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बैलेंस करनी होती है। फिर इसको सॉल्व करने के फिर आपको पता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि एक इक्वेशन से जब ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, ठीक है। एक इक्वेशन हो जिसका आप अकेले हैं तो फिर तो सिस्टम नहीं बनता है। मगर जैसे ही आपके पास 2 बंदे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो वो सिस्टम में चली जाती है। 2 बंदों का सिस्टम है, 3 बंदों का स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स का सिस्टम है, 4 स्टूडेंट्स का। इस तरीके से पूरी क्लास जो होती है वो भी एक सिस्टम होती है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो ये था आपके पास वेरिएबल्स के साथ। अब चूंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ गए हैं तो सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बन जाता है। अब देखें, अभी तक जो हमने सॉल्व किए है तो हमने इस तरह की चीज़ें सॉल्व की हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 2xy इक्वल टू ए की पावर x। इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्या x है, जो डिनोमिनेटर में आता है वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, न्यूमरेटर में ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम जब सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अभी तक हमने जितना भी काम किया, आप देखें ना, इसको जब भी सॉल्व करते थे तो y का आंसर जो निकलता था वो x की शक्ल में निकलता था। फिर उसके बाद भी हमने 2 चीज़ें की थी। एक हमने कहा था कि इम्प्लिसिट सोल्यूशन है और एक हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। और मैंने ये भी कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाए। तो इम्प्लिसिट में अगर सोल्यूशन निकलता था तो हम उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम नहीं है, दिस वन इज ओनली वन इक्वेशन। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। जैसे देखें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कहेंगे कि डी एक्स ओवर डी टी माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड डी वाई ओवर डी टी माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखें, आपके पास डेरिवेटिव वाली टर्म ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। अब चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल अब आपके पास क्या हो गए, 2 हो गए। जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं उतनी सिस्टम बन जाता है, उतनी इक्वेशंस का सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए, 2 हो गए। जबकि इसके अंदर क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 था तो एक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 2 है। तो हमारे पास इक्वेशंस भी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, ठीक है। क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ गए और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देख लीजिएगा, उसमें यही था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और चूंकि हम ऑर्डिनरी पढ़ गए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा, एक होगा। तो ये हमारे पास है, दिस वन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये भी हो सकता है कि आपके पास, अच्छा, टी का फंक्शन भी आ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे ई हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे देखें ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो इंडिपेंडेंट का फंक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या टी है, तो टी का फंक्शन भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 10t का देता हूँ। तो दिस वन इज द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।
और लीनियर इसलिए है कि एक्स वाई जो है इनकी पावर्स क्या आ गई है, 1 आ गई है। डेरिवेटिव्स क्योंकि लीनियर वो होता है ना जब वाई, तीन कंडीशन थी, वाई और इट्स डेरिवेटिव्स, तो वहाँ पे वाई का मतलब था डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव हैव लीनियर पावर। एक हमने हमारे पास क्या कंडीशन थी कि लीनियर पावर होनी चाहिए, दूसरी क्या थी कि ये प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए थे, नो प्रोडक्ट फॉर्म, और तीसरा क्या था कि ये ट्रांसीडेंटल में नहीं आने चाहिए, ई की पावर में आ जाए, लॉ की पावर में आ जाए, इस तरह के फंक्शन नहीं आने चाहिए। कौन कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, ना एक्स और ना वाई, दोनों जो है वो सिंपल फॉर्म में पड़े होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम है, हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म जो होता है कि हम क्या करते हैं कि डी ओवर डी टी को, आपकी बुक में कैपिटल डी लिया हुआ है, वैसे नॉर्मली डेल्टा लिया जाता है, तो हम इसको अगर डी ओवर डी टी को डी ले लेते हैं तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर टी, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 10t। तो अब देखें यही वाला सिस्टम जो है ये ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डी ऑपरेटर फॉर्म या ऑपरेटर फॉर्म इसको हम कहते हैं कि ये डी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डी की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, तो कोई भी सिस्टम है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने फिर जो है इसको चूंकि सॉल्व करने हैं तो हम जो भी इक्वेशन हमें दी जाएंगी हम उसको डी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम ये वाला तरीका करेंगे जो हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें या दोनों को किसी से मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर दें, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से देखिए जरा, ये एग्जांपल एक मैंने लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली फॉर्म क्या बनेगी? ये बन जाएगा 2 दिस वन, ये डी ओवर डी टी को तो आपने कैपिटल डी ले लिया, साथ क्या आएगा? एक्स, तो 2dx, ये dx हो गया, माइनस क्या आया? 5x, प्लस क्या आएगा? dy, ये है ना y, और डी ओवर डी टी, उसको हमने डी रखा हो तो ये कैपिटल डी वाई इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर t आ गया। ठीक है, नीचे वाला कैसे कन्वर्ट हो गया? ये बन जाएगा dx, ये वाला माइनस x प्लस डी वाई इक्वल टू 5e की पावर t। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला स्टेप जो होता है, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा वो करता हूँ। देखिए अब हमारे पास एक फर्स्ट करें एक क्वेश्चन है कि डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7y, और डी वाई ओवर डी टी हमारे पास है एक्स माइनस 2y। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं डी फॉर्म में लिखता हूँ। तो वी कैन राइट, हम इसको क्या ले सकते हैं? वी कैन राइट, अब इस सब चीज़ों को इस साइड पे लेके जाए, लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बन जाता है? डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0 बन गया, और ये जो दूसरी वाली टर्म है ये क्या बन जाएगी? डी वाई ओवर डी टी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें हर टर्म में देखें x भी आ गया, y भी आ गया और डेरिवेटिव्स आ गए, कोई एक्स्ट्रा टर्म t वाली नहीं आ गई। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था वो नहीं आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इस टर्म में डेरिवेटिव आ गया था, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया था x, इसमें डेरिवेटिव आ गया था। ये वाला t इंडिपेंडेंट का फंक्शन एक अलग से आ गया था। ठीक है, इसमें भी आ गया था और इसमें भी आ गया था, जबकि इसके अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसके अंदर कोई भी वो वाली टर्म मौजूद नहीं है, खाली टी वाली। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और अगर टी वाली टर्म भी आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे कि अगर फर्स्ट करें आपका क्वेश्चन हो डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स इक्वल टू 7y प्लस ई की पावर टी, और दूसरी मैं ले लेता हूँ डी वाई ओवर डी टी माइनस प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 7t। फर्स्ट करें, मैंने ये एक सिस्टम लिया है, तो अब देखें अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव वाली टर्म्स को मैं एक साइड पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? एक x और एक y है, तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स, 7y को उधर ले जाए तो माइनस 7y इक्वल टू ई की पावर t, और यहाँ से भी वेरिएबल्स वाली चीज़ों को एक साइड पे लेके जाएं तो डी वाई ओवर डी टी प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7t। तो अब देखें ये जो लेफ्ट साइड है ये वो टर्म्स हैं जिसमें x भी आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल x भी आ गया, y भी आ गया और इसके डेरिवेटिव्स आ गए, जबकि राइट साइड वो टर्म है जिसके अंदर ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, टी आ सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आ गए, ना डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और ना ही उनके डेरिवेटिव्स आ गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, यानी कि जब टी वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाए,
ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म्स अगर आ गए तो जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ना हो तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। और ये कौन सा था, होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी वाई आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी, तो टी वाली कोई टर्म नहीं है, अकेली टर्म कोई नहीं है, ठीक है, टी के साथ फंक्शन वाली कोई टर्म नहीं, जैसे यहाँ पे थी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। हमने इस सिस्टम को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये 2/2 का है, 3/3 में भी हो सकता है, ये 2 वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, तो 3 वाला भी हो सकता है, जेड भी आ सकता है। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, वेरिएबल्स एक्स वाली टर्म्स कॉमन ले लें और वाई वाली लेदा कॉमन ले लें। तो ये क्या बन जाता है, डी -1 इंटू एक्स बन जाता है, -7y इक्वल टू 0, और ये वाली टर्म इसको वाई के साथ करना है, ठीक है, एक्स को अकेला रखना है, एक्स वाली टर्म लेदा कर दी, प्लस डी प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिस्टम जो है वो इस डी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दोबारा देख लें, हमने क्या करना होगा, डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी वाली जो इक्वेशंस होंगी, होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, तो होमोजीनियस में हमने क्या करना है, वेरिएबल्स और डेरिवेटिव टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है, फिर वहाँ से हमने एक्स वाली टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लेना है, क्योंकि इसको तो हमने डी एक्स बना दिया, इसको हमने डी वाई बना दिया, तो एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, और वाई कॉमन ले लें वाई वाली टर्म्स में से, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, डी -1, ठीक है, -7y, जहाँ से ये y है तो x के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो x को पहले लिख दिया और उसको इस हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये आपके डी फॉर्म में इसका आंसर है। अब ये होमोजीनियस है। अच्छा, अगर ये वाली इक्वेशन होती, तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, नॉन होमोजीनियस को, उसको जरा देखिएगा। यहाँ पे इस दोनों में से इसको तो कैपिटल डी कर दिया हमने, डी एक्स माइनस 7y इक्वल टू ई की पावर टी आ गया, इसको नीचे वाले को डी वाई प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 7t आ गया। ये सिस्टम है। अब इनमें से एक्स और वाई वाली टर्म्स अलग कर लें, तो डी -1 इंटू एक्स -7y इक्वल टू ई की पावर टी, यहाँ से क्या आएगा, डी प्लस 2y, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7t। तो ये देख लें कि यहाँ पे क्या था कि हर टर्म में एक्स और वाई आ गया था, और राइट साइड पे क्या आ गया, 0, टी वाली को इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, जबकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वाली टर्म्स भी मौजूद है। तो ये नॉन होमोजीनियस है और ये होमोजीनियस है, और दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। 4.3 जो थी वो होमोजीनियस पे थी, फिर बाकी जो हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें यूसी मेथड था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड था, और फिर हमने बीएससी के भी पावर मेथड और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड भी किए थे, जो असाइनमेंट भी थी। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर मौजूद हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं पहले होमोजीनियस को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इस नॉन होमोजीनियस को भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी की फॉर्म में, और क्वेश्चन जो है वो आपका इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में अगर दिया जाता है, तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसको तो पहले डी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये अब आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 1, ये क्या होगी, इक्वेशन 2, ठीक है। और याद रखिएगा, जब हम सॉल्व करते थे इस तरह के सिस्टम को, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू ई की पावर x, तो हम किसकी वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल है दो आपके पास, कौन कौन से, एक x है और एक y है। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो भी हमने निकालनी है, वो t की फॉर्म में निकलेगी, और जो y है उसकी भी फॉर्म हमने क्या करना है, वो t की फॉर्म में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, t है। यहाँ पे देखें ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, t है, तो t की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। तो अब आपके दो आंसर्स निकलेंगे, एक x की शक्ल में और एक y की शक्ल में। अच्छा, दूसरा हम क्या करते थे कि जब आपके पास हायर ऑर्डर आ जाता था, तो हायर ऑर्डर में हम क्या करते थे, जब y निकालते थे, ठीक है, y जब हमारे पास निकलता तो वाई सी भी निकलता था और वाई पी भी निकलता था। नॉन होमोजीनियस के केस में वाई पी निकलता था, और होमोजीनियस के केस में वाई सी निकलता था। फिर जनरल सोल्यूशन क्या होता था, वाई सी प्लस वाई पी। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स सी भी निकलेगा, एक्स पी भी निकला सकता है अगर हाई ऑर्डर है। तो वाई अगर होगा तो वाई सी भी निकलेगा और वाई पी भी निकलेगा। फिर जब हम टोटल सोल्यूशन निकालेंगे एक्स, तो वो क्या होगा, एक्स सी प्लस एक्स पी, वेरिएबल के साथ वो चेंज होगी। तो ये चीज़ें ज़रा देख लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इज सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड,
अब सिस्टम कौन सा है जी हमारे पास, जो मैंने भी आपको लिख के दिया था, dx/dt इक्वल टू x प्लस 7y एंड सेकेंड वन इज dy/dt इक्वल टू x माइनस 2y। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन, सबसे पहले तो x और y वाली टर्म्स जितनी भी है वो सारी लेफ्ट साइड पे कर ले। सो वी कैन राइट dx/dt माइनस एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0। चूंकि t वाली एक्स्ट्रा टर्म कोई भी नहीं है तो ये होमोजीनियस है। इसको इधर लेके जाते हैं तो dy/dt माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हम क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं dy/dt को कैपिटल D के इक्वल, तो कैपिटल D में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है dx माइनस एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0। नीचे वाला बन जाता है dy माइनस, ये था dy माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब x वाली टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है d माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 कर दें, जब d में कन्वर्ट करते हैं फिर इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्म में हो, चलो मैं ये थोड़ा सा कर दूँ फिर आपको बता देता हूँ, d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गए। पॉज कीजिएगा जरा। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि देखिए इनके साथ d माइनस 1 आ गया। अब इसके क्वेश्चन देखें, x और y के क्वेश्चन क्या आ गए। x का क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, d माइनस 1, y का क्वेश्चन क्या है माइनस 7, x का क्वेश्चन क्या है माइनस 1 और y का क्वेश्चन क्या है d प्लस 2 है। अब वही बात जो मैं भी बता रहा था आपको कि हमने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें और वो उठा के यहाँ पे पुट कर दें, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो उठा के हम इसके अंदर पुट कर दें। तो ये अब हमारे हाथ में है कि हम इसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो अब देखें और भी तरीके हैं कि हम इसको देखें, ये d माइनस 1 है, हम इसको d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो वो जो दो तरीके मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए थे इसके अंदर, कि यहाँ पे एक तो तरीका ये था कि हम x की वैल्यू निकाल लें, उसको उठा के पुट कर दें। दूसरा क्या था कि इसके दोनों के क्वेश्चन सेम बना के हम एक को कैंसिल करवा दें, दूसरे की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड है 8.1 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखें, अब मैं ये करता हूँ कि इसको d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई d माइनस 1। ठीक है, तो अब देखें क्या बनता है, ये d माइनस 1 एक्स माइनस 7y इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन 1 एज इट इज आ गई। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, d माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा माइनस d माइनस 1 इंटू एक्स प्लस d माइनस 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3, 2 नहीं क्योंकि 2 तो डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है। अच्छा, अब देखें इनके हमने क्या किए, क्वेश्चन सेम बनाए, किसके, एक्स के। तो ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को कि या तो क्वेश्चन सेम करके एक को क्रॉस कर दें, दूसरे की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स उधर ले जाके एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, वो भी मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा। अच्छा, बागल ये चीज़ आ गई जी आपके पास। अब इसको क्या करना है, हम दोनों इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एज इट इज गई है, 2 को हमने d माइनस 1 से इनके क्वेश्चन सेम बना लिए। और ये जरूरी नहीं कि आप इसको करें, आप y के भी क्वेश्चन सेम बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको d प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इनके क्वेश्चन सेम बन जाएंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से देखें ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी देखें क्या बचा, बाकी बचा माइनस 7y ऊपर वाले से। यहाँ से आपके पास क्या बना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये बचेगा। ठीक है, और y कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 माइनस 7 होल इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 9 वाई इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये आपके पास 4.3 एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन आ गई। वहाँ पे यहाँ पे क्या आता था, m आता था, अब आपके पास क्या आ गया, d आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 4.3 वाली। अब इसमें क्या होगा, हम करेक्ट
एक इसका ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन इज y इक्वल टू 0, एक तो ट्रिवियल बन गया। नॉन ट्रिवियल के लिए हम फिर क्या करते हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 9 इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर आगे, सिर्फ हमारा ये स्टेप इंपॉर्टेंट था कि इसको डी की फॉर्म में बनाना है, फिर इनके कोएफिशिएंट सेम बनाकर एक वेरिएबल खत्म करते हैं तो दूसरे की वैल्यू निकाल लें। जब y निकल आएगा फिर हम y के कोएफिशिएंट सेम बना के x की वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरीके से। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से जब y की वैल्यू निकल आएगी वो उसके अंदर पुट कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, और होमोजीनियस में आपको पता है कि जो YC होता है वही आपका जनरल सोल्यूशन होता है, YP फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये आ गया, अब हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ पे d आ गया तो ये आप m में समझो कि ये m है। ये अब इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, तो d की वैल्यू क्या आएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, 1 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी उसके माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है -1 और ये 37/2 आ जाएगा। तो मैं सपोज करता हूँ कि इसकी वैल्यू एक आ जाती है 7 और एक आ जाती है 8, सपोज कर रहा हूँ, ये आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा ना, आयोटा तो नहीं आएगा ना। तो ये -1 कैलकुलेटर पे 37 अंडर रूट निकाल लें, एक दफ़ा प्लस के साथ कर लें, एक दफ़ा माइनस के साथ। अच्छा, ये डी आ गया। अब हम YC, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, इसके साथ क्या आ गया था, y आ गया ना, तो अब ये YC निकलेगा। तो YC कैसे निकालते थे, अगर दो डिफरेंट रूट होते थे तो C1 e की पावर पहली वैल्यू और साथ क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या t है, तो दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी C2 e की पावर 8t, यहाँ से जो भी निकलेगी आगे वही तरीका है जो 4.3 का है। अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इस तरीके से, अगर रिपीट हो जाए तो क्या करते थे कि पहले एज इट इज दूसरे को x या t से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है यहाँ पे तो हम t से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा कम्प्लेक्स वाला क्या होता था कि e की पावर में, यानी कि कम्प्लेक्स वाला 2 प्लस माइनस 3 आइटा हो तो क्या करते थे, e की पावर 2t ब्रैकेट में C1 cos ऑफ 3t, बस ये t आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है यहाँ पे, प्लस C2 cos ऑफ 3t साइन ऑफ 3t। तो ये सेम प्रोसीजर वही है जो चैप्टर 4 में और सेकंड चैप्टर में हमने किए, तो सेम वही चीज़ें चलेंगी। 4.3 और यूसी मेथड से करें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करें, जिस तरह मर्जी करें, ठीक है। अभी तो आपके पास है ही नहीं ना, यूसी वाला टेक्निक लगेगी नहीं क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस होगी फिर हम YP भी निकालेंगे। बाकी ये YC निकल आया और यही आपका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन भी होगा। तो y निकल आया C1 e की पावर 7t प्लस C2 e की पावर 8t। ये 7 8 मैंने सपोज किए क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट करके कैलकुलेटर से निकालेंगे। अच्छा, अब हमने कितनी वैल्यू निकालनी थी, दो निकालनी थी, एक x और एक y। हमने y तो निकाल ली। अब दूसरा तरीका x निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको d+2 से मल्टीप्लाई कर दें, y कैंसिल हो जाएगा, फिर x की वैल्यू इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये वाली वैल्यू, आंसर तो निकल आया ना, अब x की निकालनी है, ये वाली वैल्यू हम इन में पुट कर देते हैं, 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें जहाँ पे आसानी से हो सके, ठीक है। अगर देखें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये बन जाता है पुट इन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें देखिए क्या बन जाएगा, डी